आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। इन विधानसभा चुनावों में जो प्रचार चल रहा है उसमें खास तौर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसी भ्रष्टाचारी को हम बख्शेंगे नहीं, और दूसरी तरफ विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि सारे मुद्दे मामले हमारे ही ऊपर, सारी जांच हमारे ऊपर, ईडी की सारी रेड केवल उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बाकी राज्यों का क्या पता भूल जाती है। अब इस वक्त की मैं आपको खबर बताऊं, एक बार फिर से जांच एजेंसियां वो एक्टिव हैं। राजस्थान के जयपुर में इस वक्त एक बड़ा एक्शन चल रहा है आयकर विभाग का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। जयपुर का गणपति प्लाजा है, ये पहले भी चर्चा में रह चुका है ये प्लाजा, ये इमारत, और यहाँ पर लॉकर्स बने हुए हैं, प्राइवेट लॉकर्स, जैसे बैंक में लॉकर्स होते हैं ऐसे यहाँ प्राइवेट लॉकर्स बने। देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। इस प्लाजा के अंदर एक रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स नाम के लॉकर है। यहां पर आज पहुंची है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, और बताया जा रहा है कि उसमें बड़े सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन विंग के आज वहां पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि इन लॉकर्स को आज तोड़ा जाएगा और इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर कैश मिल सकता है, काला धन इन लॉकर्स के अंदर हो सकता है। ऐसी ही कार्रवाई आईटी डिपार्टमेंट ने इसी बिल्डिंग में पहले भी की थी, लेकिन क्या मिला ये अभी तक साफ नहीं था। देखिए ये तो नोटों के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं साहब, ये लॉकर तोड़े गए हैं और क्या निकला है लॉकर के अंदर से। अब भी लोग कहते हैं कार्रवाई क्यों, ये लाखों रुपया करोड़ों रुपया कहिए, ये निकल रहा है इनके अंदर से। 500 रुपए के नोट जो है, उसकी नोटों की गड्डियां ये आपको निकलती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। और तब भी बात लोग पूछते हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों कर रही है एजेंसी। इसीलिए यही ये काला धन, इसी को निकालने के लिए एजेंसियों को ये काम करना पड़ता है। अब देखिए इस पर क्या आज कोई नेता बोलता है कि आखिर आईटी कार्रवाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई क्यों की। पिछली बार मुझे याद है जब ऐसी छापेमारी हुई थी और लॉकरों से कुछ बरामद नहीं हुआ था, तब जरूर कहा जा रहा था कि भाई देखिए कुछ नहीं है, ये तो केवल बीजेपी के लोग चुनाव में बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए या दूसरी पार्टियों के नेताओं को बदनाम करने के लिए रेड करते हैं। रेड में मिलता क्या है, तो रेड में ये मिलता है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। लॉकर टूटे और उसमें से ये पैसा निकला। अब ये पैसा यहां गिन करके यहां से फिर अपने साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ले जा रहा है। अब कैश आप भला क्यों रखेंगे, कैश आप लॉकर के अंदर आपने क्यों रखा, वो भी इतना कैश। मैं नहीं कह सकता एक नजर में कितना पैसा, भाई कुछ करोड़ रुपया तो होगा ये। नहीं, निश्चित तौर पर। और हम भी आप कह रहे थे तो अनुमान ही लगा रहे थे कि अगर इसको जितनी दिख रही है उन गड्डियों को सिर्फ देखें तो ये 3-4 करोड़ रुपए से कम तो नहीं है। ये इतना तो नगद में दिख रहा है, मतलब जितनी गड्डियां दिख रही हैं, अगर हम उसको 500 की गड्डी चूंकि दिख रही है तो अगर मिनिमम होगी तो कम से कम ये 50-60 से या शायद और ज्यादा गड्डियां दिख रही हैं। सवाल यहां सबसे बड़ा यही है, इतने पैसे नकद कौन रखता है, और अगर वो नकद रखने वाला, उसका कोई फैक्ट्री का काम है, उसको कोई तनख्वाह कर्मचारियों को देनी है, तो लॉकर में ले जाके इस प्राइवेट लॉकर में क्यों रखता है। तब तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर होना चाहिए। इसीलिए ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और चुनावों के समय, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चुनावों के समय किसी पर आरोप प्रत्यारोप से कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन ये जो अवैध रकम जा रही होती है, जो नकदी में एक जगह से दूसरी जगह नंबर 2 का पैसा जा रहा हो, जिसको हम बार बार सुनते हैं कि हवाला में आजकल बड़ा मामला दर्ज होता है कि यहां से एक पर्ची मिली, वहां गए और कोई तो ये बताता है, हमारा तो ऐसा अनुभव अभी तक नहीं आया है कि कोई हमें भी कहे कि हवाला से पैसा आज हर्षवर्धन जी भेज रहे हैं तो वो वाली आधी नोट दीजिएगा। ऐसा लोग बताते हैं ना पिक्चर में कि आधी नोट वो लेके आते हैं, दोनों मिलाओ तो पैसा मिलता है। इस तरह की चीजें जब हो रही हों और ऐसे नोट पकड़े जा रहे हों, तब जब विपक्ष ये कहता है कि किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों, तब एजेंसियां अपर हैंड में दिखती हैं। तब नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकेंगे, आपने हमें सत्ता में इसीलिए बैठाया है, तो भरोसा बढ़ता है। किसके पैसे हैं, क्या कुछ है, ये और सामने आएगा तब फिर बात। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ में ईडी ने रेड करी, एक व्यक्ति असीम दास के पास से 5.5 करोड़ रुपया मिला। उसने कहा कि हम तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पैसा देने जाना है, वो अलग विषय था। आरोप वहां भी यही था कि इलेक्शन के बीच में ये कैश जो है ये इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था। यही आपको यहां दिखाई दे रहा है राजस्थान के अंदर, ये करोड़ों रुपए का कैश जो है लॉकर्स में से निकला है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कैश को निकाला है। अब ये पता चलेगा कि ये कैश किसका था, किसका लॉकर था जिसमें से ये पैसा निकाला गया। लॉकर तोड़ करके ये पैसा जो है आज निकाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी काले धन पर, भ्रष्टाचार पर कुछ बात कही थी राजस्थान में ही। उन्होंने बात उदयपुर के अंदर कही थी, जरा सुनना चाहिए आपको उनकी बात। उन्होंने कहा था लोग कहते हैं केवल छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, कभी किसी बड़े आदमी पर तो एजेंसियां हाथ डालती नहीं, ना कोई सरकार हाथ डालती है। उसने कहा छोटी मछली भी फंसेगी, बड़ी मछली भी पकड़ेंगे, और इस बार मगरमच्छ भी जेल जाएगा।
छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। आपने देखा है यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बढ़ गई है, जी का जंजाल बढ़ गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। अब प्रधानमंत्री ने कहा मगरमच्छ भी पकड़ेंगे, तो हमारे यहाँ चर्चा होने लगी अब पैनल में, मगरमच्छ कौन हो सकता है? अब नाम नहीं ले सकते आपके सामने मगरमच्छ के ऊपर जो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हम उसको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री का शुरू से ही ये कोशिश रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में एक जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो काले धन की इकोनॉमी है, उस पर लगाम लगाई जा सके। डिजिटलाइजेशन इसका एक जो है कोशिश है। हमने देखा कि डिमोनेटाइजेशन इसकी कोशिश थी। अभी जो नोट बंद किए गए 2000 रुपए के, वो भी एक इसी तरह की कोशिश थी कि जो पैसा लोगों ने मतलब कैश जमा कर रखा है वो इकोनॉमी में आए, वो प्रूव करें कि ये कैश जो है कैसे आया है। तो प्रधानमंत्री ने लगातार कोशिश की है कि जो करप्शन है उसको किसी तरह से रोका जा सके। और करप्शन जो है वो ऊपर से आता है, ऊपर से ज़बरदस्त तरीके से जो है वो नीचे पर्कुलेट करता है। तो इसी तरफ प्रधानमंत्री जो है वो इशारा कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी मछली होगी, अगर मगरमच्छ भी होगा तो उसको पकड़ेंगे और करप्शन को खत्म करेंगे और उसको जेल में डालेंगे। नोट मिल रहे हैं समीर जी, देखिए चुनाव के बीच में इतने। बिल्कुल, और मुझे तो लग रहा है ये कुछ दिन पहले जो ईडी ने जल जीवन मिशन को लेकर जो कार्रवाई की थी, उसी से संदर्भ में ये पैसा वसूल हो रहा है, क्योंकि उसमें सारे जो ठेकेदार पकड़ाई में आए थे वो सिर्फ जयपुर बेस्ड थे। और किरोड़ीलाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया था कि यह पैसा बैंकों में नहीं है, प्राइवेट लॉकर्स में रखा हुआ है। और जयपुर में जितने ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर्स है जो लॉकर्स ऑपरेट करते हैं, 4 से 5 बड़े ऑपरेटर्स है, उनके लॉकर्स की जांच की जाएगी तो बहुत पैसा सोना निकलेगा। मुझे लग रहा है ये उसी आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है और कुछ और लॉकर्स भी खोले जाएंगे। तो ये जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ पैसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो लगातार कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। इसमें जो नोट दिख रहे हैं आपको ना, कुछ करोड़ रुपया, इसमें कुछ फॉरेन करेंसी भी है, ऐसी जानकारी आ रही जो बरामद हुई है। इसका मतलब हवाला का ट्रांजैक्शन जरूर उसके अंदर हुआ होगा। अगर फॉरेन करेंसी है तो हवाला के थ्रू इनके पास आई होगी। मुझे लग रहा है बड़े रैकेट की खुलासा ईडी करेगा। लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात है, जब वो कह रहे हैं कि मगरमच्छ पे भी कार्रवाई होगी, तो मुझे लगता है वो संदेश देना चाहते हैं खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कि सिर्फ कार्रवाई उप मुख्यमंत्री तक नहीं रुकेगी, आपके मंत्रियों तक नहीं रुकेगी। यह संदेश केजरीवाल के लिए भी है, या अशोक गहलोत के लिए भी है, या ममता बनर्जी के लिए भी है, ये हेमंत सोरेन के लिए भी है, ये अशोक गहलोत के लिए भी है। मुझे लगता है उन सभी लोगों के लिए जो राज्यों में बैठकर करप्शन कर रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं, उन मगरमच्छों को मोदी जी ने संदेश दे दिया है। आपने एक सांस में सारे नाम गिना दिए, ये मतलब बहुत हैवीवेट नेम्स हैं ये। बिल्कुल, और सब ईडी की जांच में है ये। राजस्थान में देखिए अशोक गहलोत पर डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनके सरकार में घोटाले की जांच चल रही है। उनके बेटे पे है, उनके भाई के ऊपर है, उनके भाई की अग्रसेन के ऊपर जांच चल रही है, बिल्डर के ऊपर, उनके भाई के ऊपर अग्रसेन के ऊपर जांच चल रही है, अशोक गहलोत के भाई के ऊपर। बेटा और भाई दोनों हैं, दोनों ईडी की जांच में चल रहे हैं। ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक जांच में चल रहा है। कई मंत्री उनके जेल के अंदर ईडी केस में चले गए। हेमंत सोरेन खुद 4 बार ईडी सम्मान के बाद भी नहीं गए अभी तक। हाँ, वो मामला क्या है? उनको खनन के मामले में पैसों के ईडी ने सम्मान किया हुआ है। 4 बार कर चुकी है और चारों बार नहीं पहुंचे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शराब, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसके अंदर शामिल है। तो ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो ईडी, मोदी जो कहते हैं जिनके ऊपर जांच चले, जिनके मंत्री ऊपर, छत्तीसगढ़ में आई गया है कैश का। तो मुझे लग रहा है सारे मुख्यमंत्री को संदेश दिया है कि आप ये मत सोचो कि आपके मंत्री पे कार्रवाई होगी और आप बच जाओगे। पैसे की बंदरबाट दिल्ली तक हुई होगी तो दिल्ली के भी जो प्रमुख आपके हाथ रखने वाले नेता लोग हैं, उन्हें भी ईडी बुलाएगी और उन्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि ये बात आपने कर ली कि इतने सारे बड़े मुख्यमंत्री हैं जिन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के। अब इससे एक माहौल तो बन जाता है। प्रधानमंत्री जब बात कहते हैं, उनका बात कहने का तरीका बड़ा इफेक्टिव है, लोगों तक पहुंचती है कि भाई देखिए मैं तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इसीलिए ये लोग सब चिल्ला रहे हैं।
लेकिन इस माहौल से आगे जाकर के क्या, जैसा उन्होंने बताया, हेमंत सोरेन को 4 बार समन किया, नहीं गए। अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए बुला रहे हैं, नहीं जा रहे हैं जवाब देने के लिए। लोग ये चाहते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं तो मामला आगे बढ़े, हम सिद्ध कीजिए कुछ, और अगर सिद्ध नहीं है तो बरी हो फिर वो व्यक्ति। अब देखिए, इसमें कुछ जो चीज़ें हम लोगों के स्मृति पटल पर बहुत देर टिकती नहीं है। जिस झारखंड में, जिस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, उन दोनों ही राज्यों में सीनियर आईएएस ऑफिसर जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिली है। अब ये किसी के ध्यान में नहीं रहेगा जब तक भूपेश बघेल या हेमंत सोरेन पर कार्रवाई नहीं होगी, नहीं ध्यान में रहेगा। लेकिन कोल सेक्रेटरी बाकायदा, और दोनों ही राज्यों में और जो झारखंड में है उनको तो हमको लगता है कि धीरे धीरे अब लंबा समय हो गया है, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हैं, जो भूपेश सौम्या अग्रवाल या क्या नाम है, नाम इस वक्त शायद वही नाम है, तो वो भी उसमें जेल में है। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन फिर छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली वाली बात आ गई ना। मैं वही कह रहा हूँ, छोटी मछली तो गई, बड़ी मछली का क्या? ये छोटी मछली बड़ी मछली का मसला नहीं है, ये मसला है कि क्या चेन स्टैब्लिश हो रही है क्या। अगर कोल सेक्रेटरी, उस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, जिस वक्त जो साइनिंग अथॉरिटी थी वो जेल में जा रहा है, तो निश्चित तौर पर नेता भी उसमें फंस रहा है। और देखिए, ईडी की जांच की जहां तक बात है, तो ईडी से पूछताछ के दायरे में तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी भी हैं। अभी नेशनल हेराल्ड का मामला खुला हुआ है। अब प्रधानमंत्री जी किसको कह रहे हैं, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो हम लोग सारे के सारे मुख्यमंत्रियों की गिनती कर ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव आएगा तो केंद्र के नेताओं की गिनती करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, देश में इतने नेता हैं जिनके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं, जिनके ऊपर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, जिनके आसपास के लोग जेल में हैं, जिनसे जुड़े हुए लोगों के लॉकर में, जिनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए गड्डियों में मिल रहे हैं। यह इस देश में हो रहा है, बिल्कुल, और वही एजेंसियां इनको पकड़ रही हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जब एजेंसी कहती है कि भाई हम किसको छोड़ें, किसको कब पकड़ें, ये कैसे तय हो सकता है, लेकिन चुनाव के वक्त तो आरोप लग जाता है। अब क्या इसको भी नहीं पकड़ना चाहिए था? अब ये सामने आएगा तो और खुलेगा मामला कि कौन कौन सा आईएएस अफसर या कौन से नेता लोग थे। लेकिन हाँ, ये तो जरूर देश की जनता कहती है बार बार कि भैया मगरमच्छ असली वाला कब पकड़ा जाएगा, वो तो मोदी जी पकड़ के दिखाएं। मगरमच्छ है कौन, ये तो अब बताइए। ये कैसे बताया जा सकता है? ये तो मोदी जी बताएंगे ने कहा है, अगर मगरमच्छ जैसा कोई पकड़ा जाएगा तो हम लोग मानेंगे उसको। देखिए, मैं अगली खबर पर बढ़ रहा हूं, इसको मगरमच्छ से बिल्कुल मत जोड़िएगा, क्योंकि इन्होंने जिक्र कर दिया उस बात का। पवन बंसल जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भी 2 दिन लगातार ईडी ने बुलाया और उनसे पूछताछ की है दिल्ली के अंदर। मामला नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड का विस्तार से भी आपको समझा देंगे हमारे पैनलिस्ट क्या मामला था। सीधा सीधा करोड़ों, लगभग 900 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे कंपनियों से कंपनियां हाथ बदलती गई, कंपनियां जो है कुछ पैसे में उन्होंने एक्वायर दूसरी कंपनी को कर लिया। करते 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 वो सीधा मामला राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक पहुंच गया कि इनके कंट्रोल में है वो कंपनी जो इनको ओन करती है, जिसकी मलकियत में है ये 800 या 900 करोड़ की संपत्तियां। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और लखनऊ में ऐसी बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जो कि उस कंपनी में आती हैं, जिसके सर्वे आप कह सकते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ये मामला है कुल, इसकी जांच चल रही थी। अब ये माना इसी सिलसिले में पिछले साल याद कीजिएगा आप, राहुल गांधी से 5 दिन, सोनिया गांधी से 3 दिन ईडी ने घंटों की पूछताछ की थी। अब जब पवन बंसल को बुलाकर के दोबारा पूछताछ हुई तो इस बात की चर्चाएं चल रही हैं, कुछ अखबारों ने इस बात को छापा भी है कि एक बार फिर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुला करके पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ईडी अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी। राहुल जी, देखिए, ये केस जो है काफ़ी समय से चल रहा है और जैसा आपने बताया कई कंपनियां, यंग इंडिया और AJL, यंग इंडिया, बहुत सारी कंपनियों का है। और इसमें जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले को उठाया था और उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया था और तब से ये मामला है और इसमें दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि ये मामला कब तक रिजॉल्व होता है, क्योंकि कोर्ट में इस मामले पे क्या होता है, जांच में क्या क्या निकल के आता है और किस तरह से इस मामले को जो है वो जांच एजेंसियां जो है वो एक बीजेपी वाले बार बार इस मामले को पीटते हैं ना, कहकर कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पर हैं, दोनों इस मामले में बेल ली हुई है उन्होंने। ये बिल्कुल वो ठीक ही बोल रहे हैं कि अगर केस में बेल हुई है तो वो कोई तथ्य से अलग बात नहीं कर रहे हैं। और ये अगर मामला हुआ है, जिस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है, किस तरह से कंपनियों को किया गया, किस तरह से नई कंपनी को एक्वायर किया गया, किस तरह से जो है पैसा इधर से उधर किया, तो ये सब मामले इसमें हैं। लेकिन ये देखना होगा केस में निकल के क्या आता है। देखिए, आरोप एक बात है, राजनीतिक आरोप अलग बात है और केस में फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है और कैसे आता है ये भी अलग बात है।
लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी सोनिया गांधी से सीधे जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए लोग मतलब चाहते हैं कि इसमें स्पष्टीकरण हो, जैसा उन्होंने कहा, क्या निकल कर आता है ये पता चले। समीर जी, मामला गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं, मामला गंभीर है। ईडी जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि इसमें ईडी ने और कुछ जानकारी एकत्रित की होगी, जैसे पवन बंसल को बुलाया और भी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए होंगे। आने वाले दिनों में दिखने में आ सकता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी फिर ईडी के सामने हाजिर होंगे। इसमें जो जवाब है ना दरअसल सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पवन बंसल जो जवाब दे रहे हैं और सोनिया गांधी राहुल गांधी जो जवाब दे रहे हैं, तीनों का जवाब एक ही है। जो अखबारों में छपा है मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ कि मोतीलाल वोरा लंबे समय तक, शायद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर मोतीलाल वोरा थे। अब उनका निधन हो गया। तो इस ईडी ने जब सवाल ज्यादा पूछे इस मामले से, ये लेन देन के सवाल, आपने इतने रुपए में ये कंपनी खरीद ली, सब कैसे हुआ, सबने कहा कि मोतीलाल वोरा जानते थे, सब मोतीलाल वोरा जानते थे, हमको कुछ मालूम नहीं है। पवन बंसल भी यही कह रहे हैं, जो प्रेजेंटली जो पूर्व कोषाध्यक्ष है। यहां से कुछ थोड़ा लगता है कि भाई आप स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देते। ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी है, सोनिया गांधी अगर पवन बंसल ये कह रहे हैं तो ये बात भी सही है कि मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और उन्हें गांधी परिवार का बहुत वरदस्त और बहुत भरोसे के आदमी थे। पैसों का लेन देन, हिसाब किताब वो बहुत रखते थे और उन्हीं की नज़र से होता था। तो ये बात सही है कि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी मोतीलाल वोरा को होगी, क्योंकि रूटीन में ये बात संभव नहीं है कि सोनिया गांधी को हर बात बताए और सोनिया गांधी के कहने पर हर बात करे। लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी का डील हुआ होगा, पैसा का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो वो सोनिया गांधी के नॉलेज में भी रहा होगा। और इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी थी, अहमद पटेल, अब वो भी नहीं है, जो बाद में कोषाध्यक्ष थे, जो मामला देखते थे, उनका भी निधन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगा कि मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल के निधन होने के बाद ये कड़ी जोड़ना बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, यंग इंडिया वाला जो मामला है, इससे जुड़ी हुई कंपनी है, उसमें किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के शेयर होल्डिंग है, किस तरह से राहुल गांधी उसमें डायरेक्टर थे, तो ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है और इसमें चेन्स बन जाएंगी। ये कहना कि सिर्फ मोतीलाल वोरा जानते थे, ये शायद सही या ठीक बात है। वो इतनी बड़ी अगर कंपनियों की बात हो रही है तो एक व्यक्ति चलेगा, ऐसा तो नहीं कि वो सारे मामला डेड हो गया उसके बाद। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला उठाया था, उसके वही इस मामले को परसू भी कर रहे हैं ज्यादा। तो ये मामला कुछ लोग कहते हैं, इसीलिए उनका नाम बीच में आ गया, इसीलिए कहते हैं कि फिर तो राजनीतिक मामला ज्यादा है, इसमें तथ्य कम है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ये मामला किया था, तब यूपीए की सरकार थी और अदालत के निर्देश पर ये शुरू हुआ है। तो ये जानना चाहिए कि सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जो भी मामला है, इसमें इस सरकार को आप ये कह सकते हैं कि अब एजेंसी बुला रही, बाकी कोई लेन देन नहीं, पहले का मामला है। ये जो पूरा मसला है कि कोई कंपनी जो मीडिया का काम कर रही है, वो कैसे व्यावसायिक कार्य कर सकती है, कैसे वो किसी को लोन दे सकती है, इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे बांटा जा सकता है, प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है उसमें बहुत ज्यादा घपला है। और जब जैसे ही पवन बंसल या सोनिया जी और राहुल जी कह रहे हैं कि मोतीलाल वोरा सब जाने, तो यहां संदेह और गंभीर हो जाता है, क्योंकि कंपनियों के मामले में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद महत्वपूर्ण होता है। क्या ट्रेजरर के तौर पर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, क्या कई कागज गायब कर दिए गए हैं, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अदालत ने अभी तक इस पर एक बार भी स्वामी जी की याचिका पर संदेह नहीं खड़ा हुआ है। उन्होंने जितनी बातें की हैं वो लीड करती हैं, सस्पेशन और ज्यादा गंभीर करती हैं। लेकिन हां, ये सवाल जरूर लोग पूछेंगे कि कब इस पर निर्णय आएगा, हम अंतिम तक कब पहुंचेंगे, ये सवाल तो पूछा जाएगा।